हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 में दी हुई कविता चंद्रगहना से लौटती बेर नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता को केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले जान लेते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल जी पेशे से वकील रहे। उनका तत्कालीन साहित्य आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी उनकी प्रमुख कृतियां हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। स्टूडेंट्स, जानते हैं कि इस पाठ का नाम चंद्रगहना से लौटती बेर क्यों रखा गया। एक बार कवि कहीं से लौट रहे थे तो वहाँ पर एक गांव था चंद्रगहना। उस गांव से जब वो लौट रहे थे तो उस गांव का जो प्राकृतिक दृश्य था, प्राकृतिक परिवेश था, उसके प्रति वो बहुत आकर्षित हो जाते हैं और वहाँ पर उस खेत के पास ही बैठ करके उन्होंने इस कविता की रचना की। इस कविता में प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। यह हमें प्रकृति के और करीब ले आती है और हम इस कविता में देखेंगे कि इसमें किसकी तुलना की गई है, यानी कि यह एक तुलनात्मक तरीके की कविता है जिसमें किन किन चीज़ों से तुलनाएं की गई हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। कहते हैं कि देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। कवि कहते हैं कि मैं चंद्र गहना नामक स्थान से लौट आया हूँ और अब मैं उसके इस मनोहारी दृश्य को देख रहा हूँ। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, और कहते हैं कि मैं यह जो खेत है उसकी जो मेड़ें हैं वहाँ पर मैं अकेले बैठा हूँ। मेड़ आप सभी जानते होंगे, जो खेत को डिवाइड करने के लिए एक पतला रास्ता बनाया जाता है थोड़ी मिट्टी डाल करके, उसे ये मेड़ कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं चंद्रगहना नामक गाँव देख करके आ रहा हूँ और इस खेत की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए इस मेड़ पर आकर के बैठा हूँ। आगे कहते हैं कि एक बीते के बराबर, यानी कि जो एक बित्ता होता है जिसे हम हाथ से नापते हैं उसके बराबर वहाँ पर जो मेड़ बनी है उसी पर मैं बैठा हूँ। और यहाँ पर एक चना है जो ठिगना चना, मतलब कि बहुत ही छोटा सा चना है, उसे भी मैं देख रहा हूँ। बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो खेत है यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ अकेले, और इस खेत में एक छोटा सा चने का पेड़ है। ठिगना मतलब कि छोटा, क्योंकि चने का पेड़ लंबा या बड़ा नहीं होता, और मुरेठा मतलब होता है पगड़ी। तो वो कह रहे हैं कि यह जो छोटा सा पौधा है चने का, उसके ऊपर गुलाबी फूल निकल आए हैं, जिससे कि वह ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि उस पौधे ने कोई पगड़ी बांध रखी हो। तो उन्होंने यहाँ पर जो है तुलना की है कि वह जो पगड़ी कौन बांधता है, जैसे जब शादियाँ होती हैं तो दूल्हे पगड़ी बांधते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने उस चने के पौधे की तुलना दूल्हे से की है कि दूल्हे की तरह वह सज धज करके सर पर पगड़ी लगाए खड़ा है। नेक्स्ट है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। कहते हैं कि उसी चने के पौधे के पास ही अलसी का भी पौधा लगा हुआ है। वह अकेले अलग से हठीली मीन्स बोलते हैं कि हट करके, जिद करके वो अलग खड़ी है, उन्होंने ऐसा बताया है। बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, और यह जो अलसी का पौधा है यह जो है बहुत पतला है और ये ऐसे हवा से लहर रही है कि इसकी कमर लचक रही हो। कहते हैं कि यह जो नीले रंग के फूल आए हैं, जो अलसी का पौधा है उसके सिर पर नीले रंग के फूल आए हैं, और यदि उसे कोई छू दे तो मैं उसको अपना
हृदय दे दूं। यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि कवि के अनुसार यह नायिका बहुत ही ज़िद्दी है, यानी जो अलसी का ये पौधा है यह नायिका के रूप में है और यह बहुत ज़िद्दी है और इसीलिए हठपूर्वक इसने चने के पौधों के मध्य अपना स्थान बना लिया है। इन पौधों में नीले रंग के फूल खिले हुए हैं जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नायिका अपने हाथों में फूल पकड़कर अपने प्रेमी का इजहार कर रही है, जो उसके इस प्रेम को स्वीकार करेगा। वो इस पर अपना प्रेम लुटाने के लिए तैयार खड़ी है। नेक्स्ट पैराग्राफ। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। देखते हैं कि अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। कवि ने खेतों के इस प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना विवाह के मंडप से कर दी है। खेतों में चने और अलसी के पौधे अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इन सब के बीच सरसों की तो बात ही निराली है। सरसों के पौधे पूरी तरह बढ़ चुके हैं और उन पर पीले रंग के फूल भी खिल चुके हैं। ये पीले पुष्प सूर्य की रोशनी में किसी नई दुल्हन के हाथों की तरह चमक रहे हैं। सरसों की फसल पक चुकी है, इसलिए कवि कहते हैं कि कन्या शादी के लायक हो चुकी है और अपने हाथ पीले करके इस खेत रूपी ब्याह मंडप में पधारी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग गा रहा हो, अर्थात कि होली के समय का जो गाना गाया जाता है उसे फाग कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस सरसों की खेत को एक दुल्हन का रूप दिया है और कह रहे हैं कि वह ब्याह के मंडप में पधारी है। नेक्स्ट पैराग्राफ। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विज़न में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता का शहर से तुलना किया है। उनके अनुसार शहर में रह रहे लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वे प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठा पाएं। निरंतर होते निर्माण के कारण शहर में हर जगह सिर्फ कंक्रीट की इमारतें ही दिखाई देती हैं, इसलिए उनके मन का प्रेम भाव बाहर नहीं आ पाता और शहरी लोग स्वार्थी हो जाते हैं। जबकि दूसरी ओर कवि को गांव के प्राकृतिक वातावरण में अनुपम शांति मिल रही है। कहने का तात्पर्य है कि कवि कहते हैं कि चारों तरफ सुनसान स्थान होने के बावजूद भी खेतों में इतना प्राकृतिक सौंदर्य भरा है कि ऐसा लगता है मानो यहाँ कोई स्वयंवर चल रहा हो। सभी पौधे सज धज के खड़े हैं और मंडप भी सजा हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा दृश्य देखकर कवि के अंदर भी प्रेम भावना जागने लगती है। इसलिए कवि ने कहा है, व्यापारिक नगर से दूर प्रेम की यह प्रिय भूमि बहुत अधिक उपजाऊ प्रतीत होती है या बहुत अधिक उपजाऊ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरिया, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरिया। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अभी हमने जाना कि किस तरह से कवि को एक बार शहर याद आता है और दूसरी ये पल वो फिर से गांव की तरफ मुड़ जाते हैं और क्या कहते हैं कि जहाँ वह कवि बैठे हुए हैं खेत में, उससे थोड़ी ही दूर पर एक तालाब है। उस तालाब में सूर्य की रोशनी पड़ रही है जिससे वह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। वे कह रहे हैं कि मैं जिस मेड़ पर बैठा हुआ हूँ उसकी दूसरी ओर तालाब के जल में हवा के साथ लहरें उठ रही हैं। उसके साथ ही बगल में उगी भूरी घास भी यूं हिलने लगती है कि मानो आकाश में पतंगे उड़ रही हों। जब तालाब के जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका प्रतिबिंब जल पे एक चांदी के खंभे की तरह दिखाई देता है। प्रतिबिंब यानी कि उसकी परछाई
जो कवि की आँखों में निरंतर चमक रहा होता है और लेखक को उसकी ओर देखने में मुश्किल हो रही है। दूसरी तरफ तालाब के किनारे कई पत्थर भी पड़े हुए हैं और जब जब तालाब में लहरें उठ रही हैं तब तब तालाब का जल जाकर पत्थरों को भिगो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पत्थर चुपचाप पानी पीते जा रहे हैं, परंतु अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझ पाई है और पता नहीं कब उनकी प्यास बुझेगी। इस तरह कवि ने अपनी इन पंक्तियों में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। स्टूडेंट्स, इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अब हम आज का होमवर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ाए गए अंश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। इसके आगे का अंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।